आपके बीच में, हमारे बीच में मिस्टर अतुल गेरर हैं, लाइफ सेवर, जो काशी YMCA के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मिस्टर अतुल गेरर जैसे शख्सियत जो है आज हमारे बीच में है। जिस केंद्र में हमारे YMCA ने काम किया है उस केंद्र में शराब की समस्या थी, आज भी जो केंद्र बचा हुआ है उसमें है शिक्षा की समस्या। आप हमारे किसी समाज के निर्माण में यूथ के लड़कों के लिए जो है बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन अभी जो समस्या जो पिछले 1 वर्षों से जो है खास करके YMCA को परेशान कर रही है वो है शराब की समस्या। आए दिन हमारे यूथ लड़के लोग जो है नशा का शिकार हो रहे हैं, नशा का सेवन कर रहे हैं, पान की शक्ल में, बीड़ी गुटखा की शक्ल में, ड्रग्स की शक्ल में, आपका वाइटनर की शक्ल में, कुछ न कुछ शक्ल में वो नशा कर रहे हैं। और इस नशा का सेवन करने के चलते वो आज जो है आए दिन पेपर में चयनशील हो रहा है, पॉकेटमारी हो रही है, क्राइम हो रही है और बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। इस पर सिर्फ रांची YMCA इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इसके लिए इस संस्था ने हमारे साथ हाथ मिल करके दिए हैं, जहाँ से हमारे गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी कदम है कि हम लोग मिल करके इस समस्या का समाधान करेंगे। YMCA ये कोशिश करती है कि कम से कम जब उनके बच्चे वहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए तो कम से कम हम लोग उसको एक का खाना हम लोग दे सकते हैं। और आज ये सभी जो कार्य हम लोग जो कर पा रहे हैं ये सभी आप लोगों के सहयोग से भी हम लोग इसे कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ और मैं आप लोगों को ये आह्वान भी करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ करके जिस तरीके से जो सेवाएं आप लोगों को मिली है, आप लोग उन सेवाओं को लेते हुए दूसरों के लिए भी आप सेवा के लिए कार्य कर सकते हैं। आज यहाँ पे हम लोगों की संख्या अगर हम लोग देखें तो रांची शहर के अंदर बहुत कम है, लेकिन हम सभी लोग यहाँ के राजपूत हैं। आज जो हम लोग यहाँ से सीख करके जो जाते हैं, हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि जो समय को यहाँ व्यतीत करें, समय के अनुरूप में जिस तरीके से यहाँ उपस्थित हम लोग हैं, हम लोग को जो मौका मिला है उससे हम लोग सीखें और सीखने के बाद हम लोग दूसरे लोगों को भी सिखाएं, उन लोगों को भी हम लोग जागरूक करें, ताकि हम लोग जो यहाँ से जो सीख करके जाते हैं वो दूसरे समाज के और लोगों को भी हम लोग सिखा सकते हैं। पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो इस नशे को और इसके पूरे नेटवर्क को साइलेंट टेररिज्म मानते हैं और उसी तरह उसको देखते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो ड्रग्स लेता है या लेने के साथ साथ अपने आसपास दोस्तों को भी देता है, उसका प्रचार भी करता है, उसको बेचता भी है, उसका कमर्शलाइजेशन कर रहा है या कहीं वो ड्रग पेडलर बन गया अगर, तो वो एक आतंकवादी का साथी माना जाता है। ये क्लियर कट साइलेंट टेररिज्म की तरह देखा जाता है। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में इस नशा के आदी हो गए, तो उनको हमें ये बताना होगा कि हम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आतंकवादी सोच और आतंकवादी ऐसी गतिविधियों का साथ दे रहे हैं। हेड इंजरी हो गया, 20 लाख रुपए लग गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो परिवार 15-20 साल पीछे चला गया अपनी जिंदगी में, जो बाप ने कमाया था खत्म, अब वापस वहां पहुंच गए। तो ये आपको और हमें अब समझना है कि ये एक ऐसी संस्था में आप बैठे हैं जहाँ पे एक सोच है कि हम सब मिल करके ऐसे राजदूत बनेंगे, ऐसे लोगों को हमें रोकना है। जैसा कि ये हमारे छोटे भाई बताए कि लोग जेल जाते हैं तो छूट जाते हैं, तो हम बताते हैं कि मैडम जो है वो थोड़ा कोर्ट कचहरी की बात अच्छे से बताएंगे, तो थोड़ा सा भी बता देते हैं। वो लोग जो जेल जाते हैं उनको बेल मिलता है, न कि उसे बरी होता। बेल आप समझ रहे हैं क्या? जैसे कि कोर्ट ये मान के चलता है कि जैसे हम लोग किसी को पकड़ के ले जाते हैं जेल, तो उस पर एक तरह का आरोप लगता है कि भाई ये आदमी कर रहा है, बाकी प्रूफ पुलिस को करना पड़ता है कि नहीं वाकई में ये आदमी कर रहा था, उसके बाद उसको सजा मिलता है। बेल होना कोई बरी होना दोनों एक अलग चीज़ है। कोर्ट में इस कंडीशन में बेल देता है कि जब केस का ट्रायल होगा, कोर्ट में सुनवाई होगा, तो आपको बुलाया जाएगा और जो भी फैक्ट है, जो उसमें फैक्ट्स आए केस में सामने रखा जाएगा, उसके
बेस पे डिसीजन होगा कि आप दोषी हैं कि दोषी नहीं। तो बेल होने से कोई बरी नहीं हो जाता। बेल एक इंस्टेंट में इसके तत्काल राहत दिया जाता है कि चलो भाई अब इसको राहत देते, जब इसको सजा सुनाया जाएगा तब ही कस्टडी जाएगा। और आपको बता दें कि एनडीपीएस केस में इसकी इस तरह के जितने भी इलीगल ड्रग्स का जो बिजनेस करता है, सेल करता है, दूसरे में पहुँचाता है, अपनी कस्टडी में रखता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कड़ा कानून है। इसमें पनिशमेंट का जो रेट है उसकी बहुत ज़्यादातर केस में पनिशमेंट हो जाता है। बेल होने से कोई रिहा नहीं होता। तो इसमें बहुत कड़ा कानून भी है। एन10 होगा, नाइट्राजिफॉर्म होता है। नाइट्राजिफॉर्म जो है 10 mg का होता है, तो वो एक टेबलेट होती है जिसको लोग खाते हैं। ये सभी कैटेगरी है, सबके अलग अलग इम्पैक्ट है। यदि आप जो है तंबाकू पदार्थ, कोई भी तंबाकू पदार्थ है, यदि उसका आप सेवन करते हैं तो अधिकतर जो है आपने देखा भी होगा, सबसे पहले जो है कैंसर का बहुत केसेस होता है। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं कि आदमी सिगरेट पी रहा है उसको कुछ नहीं होगा, जिसको हुआ है वो सिगरेट पीने लायक ही नहीं रहता है, वो दिखेगा नहीं आपको। यदि आपको ऐसे लोगों को देखना है कि सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से क्या इम्पैक्ट होता है, तो कभी आप किसी जो है कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप उसकी हाल देखिएगा ना, तब आपको लगेगा एक सिगरेट पीने तंबाकू खाने वाले की स्थिति क्या है। जो आपको धुआं उड़ाते हुए से मिल जाता है, वो उस नसीब में है या उस स्टेज में अभी तक नहीं पहुँचे जिस स्टेज में दूसरे लोग गुजर चुके हैं। आप कैंसर वाले को देखिएगा, इतनी खराब स्थिति रहती है। हम लोग जो है दवा के क्रम में, इंस्पेक्शन के क्रम में जो है कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल देखिएगा ना, कहीं भी हॉस्पिटल में जाएगा थोड़ा सा कोलाहल होगा। कैंसर वाले हॉस्पिटल में आप देखेंगे न तो मरीज हल्ला करता है, न वहाँ परिजन उसका हल्ला करता है। सबको पता है कि हमारी जो है मौत करीब आने वाली है, हम जितना दिन रह सके उतना ही दिन दिया है। तो इन सब बातों से पहचान करना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग को पहचाने नहीं तब तक उसका उपाय नहीं किया जा सकता। हमारे बीच में हम ड्रग्स ले रहे हैं, किसी को पता ही नहीं हो रहा है। अगर प्रारंभिक अवस्था में शुरू में हम नहीं पहचान पाएंगे, जब उसका आदत पड़ जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएगा, तो फिर हम उसे नहीं छुड़ा सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि वो कुछ समय तक जिंदा रहेगा और अंततः मरेगा। क्योंकि जब वो पूरी तरह से एडिक्ट हो जाएगा तो उसको सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी सर ने बताया कि री एडिक्शन सेंटर है, ड्रग्स के जो एडिक्ट हो जाता है उसको सुधारने के लिए, लेकिन सुधार बहुत पेनफुल होता है। वहाँ पे सुधार कर पाना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत जैसे कैंसर के लिए सर्वाइव करना जिस तरह मुश्किल है, उसी तरह ड्रग्स एडिक्ट को भी अपने मुख्य धारा में लाना, अगर उनका एडिक्शन बढ़ गया है तो बहुत मुश्किल है और लगभग नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जानने वाले इस चीज़ से ग्रसित है ना। ऐसे लोग तो होंगे यहाँ पर, या नहीं होंगे तो आपके जानने वाले आस पड़ोस में कोई भी। उस सिचुएशन में अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है जो ड्रग्स से ग्रसित है, ऐसी समस्या से जूझ रहा, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे उसे सज़ा होगी, पर मेरा विचार ये है कि आप लोग उसकी सहायता करने की कोशिश करें। जैसा कि सर लोगों ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, बाकी भी जो संस्था है जो इसकी तरफ काम कर रही है, आप लोग उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि उनका हेल्प हो सके। उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालिए, जिससे कि उनको जो ड्रग एडिक्ट बने हैं वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो, एडिक्शन छूट जाए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जेल को, बीएमसी होटवार आप लोग जान रहे होंगे, उसको भी रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। घर वाले, उनका बच्चा ड्रग के लत में लग गया है उसे, तो क्या कर रहे हैं कि उसे जेल में डाल दे रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इसके लिए अलग से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, आपको रिहैब में उसको भेज, जेल में भेज के जेल के बर्डन को मत बढ़ाइए, है ना। जेल में डालने से वो क्रिमिनल बनेगा और आज मान लीजिए छोटे ऑफेंसेस करा, कल को बहुत बड़ा क्राइम भी कर सकता है। ऐसे बहुत से केसेस हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चा है पहले चोरी के इल्ज़ाम में जेल में आता है, और जब एक दो बार तो बेल में हम लोग उसको निकलवाते हैं सरकार की तरफ से, पर फाइनली वो इतना बड़ा अपराध कर देता है कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है।